हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इंस्ट्रक्शंस का है। उसमें हम आज कौन सी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे? एक्वाजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी होती है, उसके रिगार्डिंग परमिशन, हमारा हायर एजुकेशन का अलाउंस और हायर एजुकेशन इन केस स्टडी लीव, ये सारे एक दूसरे से लिंक है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस के हम लोग इसकी जो परमिशंस की लेटर से गवर्नमेंट की वो रीड आउट करेंगे, और एक जो हमारा अलाउंस है हायर एजुकेशन का, उसकी लेटर को रीड करेंगे कि हायर एजुकेशन के टाइम में जब हम परमिशन लेते हैं हमें कौन कौन सा अलाउंस मिलता है और कितना कितना मिलता है। ठीक है, चलो। ये सबसे पहले जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, एक्वाजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये कब की है? 4 दिसंबर 1961 की। इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट हैज ऑब्जर्व दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी जर्नल इंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास कोई भी जर्नल इंस्ट्रक्शन नहीं है गवर्निंग द ग्रांट ऑफ परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एक्वाजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन, द प्रैक्टिस फॉलोड वेरीज फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द मैटर and with a view to encouraging government servants to improve their education qualification, I am directed to inform you that the question of granting general permission to all government servants to appear in university and other examination has been carefully considered by government। क्योंकि पहले इसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या की? इंस्ट्रक्शंस को इशूड किया। इसके लिए क्या किया? फॉर द रीजन दैट द एक्वाजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियली एंड ब्रॉडन द आउटलुक ऑफ एन इंडिविजुअल हु शुड नेचुरली गिवन बेटर वर्क टू गवर्नमेंट। अब वो ग्रांट क्या कर रहे हैं, परमिशन क्या दे रही है गवर्नमेंट इसमें? it has been decided that permission may be granted normally to all the government servants for study in any subject they like, even though the qualification sought to be achieved is not directly connected with the routine duty of the post or service to which that employee is appointed। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? आप लोग जो हमारे हेड, जो भी हेड ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी होती है हमारी, हेड ऑफ द ऑफिस नहीं, कंपिटेंट अथॉरिटी, उसको क्या कह रही है कि आप लोगों ने परमिशन नॉर्मली ग्रांट कर देनी है, चाहे वो जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्वायर कर रहा है उसकी रूटीन ड्यूटी से जुड़ी नहीं हुई। ठीक है, द ओनली कंडीशन दैट मे बी इम्पोज शुड बी दैट। अब परमिशन देने के टाइम आप लोगों ने क्या देखना है? ए कोर्स ऑफ स्टडी शुड नॉट इंटरफेयर विद हिज ऑफिशियल ड्यूटी एज सच। जब भी आप परमिशन ग्रांट करोगे फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों ने एक कंडीशन मेंशन कर देनी है कि दैट ऑफिस वर्क विल नॉट बी सफर। आपका जो ऑफिस वर्क है वो सफर नहीं होना चाहिए आपको जो हायर एजुकेशन की परमिशन दे रहे हैं। इसमें आप ये कंडीशन मेंशन कर देना। एज रिगार्ड ग्रांट ऑफ लीव, जहां तक छुट्टी की बात है, it has been decided that unless there be very exceptional circumstances, it should invariably be allowed for the actual day of examination and also for up to a period of fortnight in advance for preparation if the administration circumstances permit। हमने एक्चुअल डे के लिए चलो देनी ही है छुट्टी। तो एग्जाम के लिए अगर कोई पर्सन परमिशन लेके एग्जाम में अपीयर हो रहा है एक्चुअल डे के लिए, तो वो लेगा ही लेगा छुट्टी। उसके अलावा अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कमस्टांसिस परमिट कर रहे हैं, तो आप लोग 15 दिन की पहले भी छुट्टी दे सकते हो, फोर्टनाइटली। अब नेक्स्ट 4 दिसंबर के 12 जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, वो है 18 फरवरी 1970 की। वैसे तो मेरे को फ्रेंड्स ये दोनों ही इंस्ट्रक्शंस मिली आपकी एक्वाजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो हमने परमिशन देनी होती है।
अगर आपके पास भी कोई इंस्ट्रक्शंस है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे शेयर कर देना, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई है इंस्ट्रक्शंस तो। चलो ये भी अब पढ़ लेते हैं। 18 फरवरी 1970 की, ये सबसे पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूशन में थी। इनवाइट टू आवर इंटेंशन डेटेड 4 दिसंबर 12, it was laid down that in the said letter the permission may be granted normally to all the government servant for study in any subject, as the acquisition of higher qualification is always beneficially broadened to outlook of an individual who should naturally given better work to the government। अब ये तो इसने सबसे पहले तो बता दी पहले की इंस्ट्रक्शन की, 4 दिसंबर 1961 की। अब नेक्स्ट इस लेटर में क्या कर रहे हैं, 18 फरवरी 1970 की लेटर में क्या परमिशन दी उन्होंने, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंजाबी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही पंजाबी हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस हुई, इट इज ऑल द मोर डिजायरेबल दैट पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुड एक्वायर मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है, अब पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी क्या है, पंजाबी में प्रोफिशिएंसी भी लानी है। विद दिस एंड द अथॉरिटी competent to grant permission to the employee under their control are further advised to grant permission liberally to those who apply for admission into evening classes। अब यहां पर स्पेसिफिकली उसने बोल दिया इवनिंग क्लासेस और वांट टू अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट, उनको भी दे दो जो इवनिंग क्लासेस में अपीयर होना चाहते हैं या फिर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ठीक है, आप रेगुलर तो वैसे ही नहीं कोई परमिशन दे सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो जगह रेगुलर में एक टाइम सेम टाइम में थोड़ी ना अपीयर हो सकता है। तो हम लोग या तो इवनिंग क्लासेस की परमिशन देंगे या फिर उसको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होने के लिए परमिशन देंगे। ठीक है, अब जब भी आप लोग, हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी इसमें ग्रांट करेगी परमिशन, एक तो आप लोगों ने कंडीशन लगा देनी है जो आपकी दिसंबर 1961 की लेटर के अकॉर्डिंग कि आपको जो भी छुट्टी मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डे ऑफ एग्जामिनेशन की। दैट द लीव विल बी ग्रांटेड ओनली ऑन द एक्चुअल डे ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, अगर कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो 15 डेज पहले भी कर सकती है अलाउड, पर आप लोग जब भी ग्रांट करोगे तो उसमें कंडीशन मेंशन कर देना एज पर दिस लेटर। अब ड्यूरिंग दी, इसमें ये भी मेंशन कर देना कि आप जो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है वो भी सफर नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि हायर एजुकेशन के एक्वायर करते टाइम जो ऑफिशियल ड्यूटी वो सफर करे, तो इसमें वो भी कंडीशन दैट द ऑफिशियल वर्क विल नॉट बी सफर। ठीक है, ये आप लोगों ने मेंशन कर देना। अब आ गया, ये तो होगी हमारी परमिशंस की लेटर्स। अब हमारे पास फ्रेंड्स जो इसके साथ की लेटर, ये हायर एजुकेशन की, अब हमें वो तो मिल गई चलो परमिशन। अब आ गई अलाउंस की बात कि हमें अलाउंस कौन कौन सा मिलना है। अब इसमें ये रिसेंटली लेटर है कौन सी, 1 दिसंबर आपकी 21 की, इसमें उसने पूरा अलाउंसेस का बताया हुआ है कि कौन कौन से अलाउंसेस, कितने कितने अलाउंसेस है, ये भी पढ़ते हैं। I am directed to say that the Governor of Punjab, after due consideration of recommendation of the 6th Punjab Pay Commission, has decided that following courses in the field directly relevant to the employee's job shall be eligible for the incentive। अब कौन कौन से इंसेंटिव हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने हैं, तो सबसे पहले तो अगर कोई एम्प्लॉय पीएचडी की परमिशन लेता है तो पीएचडी और इक्विवेलेंट 30,000, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की लेता है और उब्लीग करके डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर और इक्विवेलेंट 25,000, पीजी डिग्री डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और लेस और इक्विवेलेंट 20,000,
अगर आपका डिप्लोमा 1 साल से ऊपर है, अगर 1 साल से कम है तो 20,000, 1 साल से ऊपर है तो 25,000। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारा डिग्री एक्वायर करने के लिए परमिशन लेता है, डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 3 ईयर और इक्विवेलेंट 15,000, डिग्री डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन 3 ईयर और लेस और इक्विवेलेंट इसमें 10,000। ठीक है। अब इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं ये देखते हैं कि ये जो हमने इंसेंटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे करने हैं उसके टाइम पे हमें कौन कौन सी कंडीशन को ध्यान में रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने परमिशन तो दे दी। अब चाहे वो आपकी ड्यूटी से सीधा ड्यूटी से सीधा ड्यूटी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है नहीं करती वो हायर एजुकेशन, यहां पर अब क्या है, इस लेटर में फ्रेंड्स उन्होंने स्पेशल बोला है गवर्नमेंट ने कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा जिससे आपकी ऑफिशियल ड्यूटी की परफॉर्मेंस को इनहांस मिलेगा, परफॉर्मेंस इनहांस मिलेगा सिर्फ उन कोर्सेज के लिए। अब पहली कंडीशन, द इंसेंटिव शैल बी इन द नेचर ऑफ लमसम one time grant to be admissible on successful completion of the course and due verification of the successful completion of the course by the competent authority। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो इंसेंटिव है लमसम है, वन टाइम है, वन टाइम ग्रांट। ये नहीं कि आपने 10,000 पहले दे दी, कि जैसे ये 10,000 की इंसेंटिव मिला, 5,000 एक बार दे दिया, 5,000 नहीं, वन टाइम ग्रांट है। कब देनी है, उसके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करने के बाद। Next, the incentive shall be limited to maximum of 2 times in an employee's career with a minimum gap of 2 year। एम्प्लॉय के पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार मिल सकता है, और वो भी 2 साल के गैप के बाद। एक मान लो हमने 2018 में ले लिया, दूसरा 19-20, दो, अभी तो वैसे भी 2 साल का गैप हुआ ही नहीं। एक ले लिया हमने 2021 में, 22-23, अब दूसरा 2024 में ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज अबव शैल बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो ये ऊपर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है वो आपने जॉब के बाद की है या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। आप लोग अभी जॉब में हो और उसके बाद ही आप लोगों ने क्या किए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर की है विद परमिशन। विदाउट परमिशन नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। नेक्स्ट, द इंसेंटिव विल नॉट बी अवेलेबल। इंसेंटिव कब नहीं अवेलेबल होंगे, फॉर द क्वालिफिकेशन विच आर लेड डाउन एज असेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। अब कुछ पोस्ट के लिए ऐसा होता है जो आपकी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। हाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम में आप लोगों ने वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एक्वायर की है तो उसके लिए आपको थोड़ी ना इंसेंटिव मिलेगा, वो तो आपकी पोस्ट के लिए वैसे ही जो असेंशियल थी या डिजायरेबल थी। नेक्स्ट, नो इंसेंटिव शैल बी अलाउड फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन प्योरली ऑन एकेडमिक और लिटरेरी सब्जेक्ट। द एक्वाजिशन ऑफ qualification should be directly related to the function of the post held by him or her or to the function to be performed in the next higher post। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो आपकी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी फंक्शन है, आपकी पोस्ट से सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव पे करना है। जो हमारी पोस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसके लिए हमने कोई भी इंसेंटिव नहीं पे करना। देयर शुड बी डायरेक्ट nexus between the function of the post and the qualification acquired and it should be contribute to the efficiency of the government servant। जो गवर्नमेंट सर्वेंट की एफिशिएंसी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा उसकी पोस्ट में, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव पे करने हैं। नेक्स्ट, सेवंथ, द क्वांटम ऑफ इंसेंटिव विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन और ग्रेड ऑफ द ग्रेड और द डिपार्टमेंट। इसमें हमने कोई भी ग्रेड नहीं देखना, ए बी सी डी, सभी के लिए क्या है, यूनिफॉर्म है इंसेंटिव का रेट।
Next, the incentive should not be admissible where the government servant is sponsored by the government or he or she avail study leave for the acquiring the qualification. अब अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने फ्रेंड स्टडी लीव अवेल की है तो उसको तो इंसेंटिव पे ही नहीं करना, वो तो हमारा स्टडी अलाउंस होगा, वो आगे हम अपेंडिक्स 2 में देखेंगे. द इंसेंटिव वुड बी ओनली फॉर द हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड आफ्टर इंडक्शन इनटू सर्विस. आप लोगों ने जो सर्विस के आने के बाद हायर क्वालिफिकेशन जो है एक्वायर की है, वो भी विद प्रॉपर परमिशन. परमिशन हमारी 1961 के अकॉर्डिंग और 1917 के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग. नो इंसेंटिव would be admissible if a appointment is made in relaxation of the education qualification. No incentive would be admissible if employee acquire the requisite qualification or for such appointment at a later date. वो ही सेम है, अगर किसी की पोस्ट के लिए डिजायरेबल है या फिर असेंशियल है उसको नहीं हमने पे करना. यही यहाँ पर भी वो भी बोल रहा है, अगर कोई पर्सन अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रहा है उस पोस्ट के लिए, फॉर सच पोस्ट एक्वायर द requisite qualification for such post at a later date. अगर बाद में उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसको हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत है तो उसके केस में भी नहीं हम देंगे. नेक्स्ट, अब जो बंदा ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा कोर्स ले रहा है, द क्वालिफिकेशन मेरिटिंग ग्रांटिंग ऑफ इंसेंटिव शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, सेटअप बाय सेंट्रल पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के लिए हमने ये इंसेंटिव पे करने हैं. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्रेफर द क्लेम विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन. जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, उस साथ के साथ 6 month के अंदर अंदर उसको ये क्लेम हमने पे करना है. प्रेफर द क्लेम यानी कि इतने 6 month के अंदर अंदर वो क्लेम प्रेफर कर सकता है इंसेंटिव के लिए. यहां पर फ्रेंड शुड प्रेफर 6 month के अंदर अंदर, और जैसे ही उसकी 6 month के अंदर अंदर एप्लीकेशन आ गई उसके बाद आप लोग उसके सबसे पहले तो देखो ये क्या है, हमारी जो उसका कोर्स था क्या वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो एक्वायर की हुई है जो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसने, उसके बाद उसके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाओ. उसके बाद जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा तब जाकर हमने उसको ग्रांट करना है इंसेंटिव. और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो चीज है ये भी देखनी है कि जो हायर क्वालिफिकेशन है उसकी ये वाली शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द पोस्ट. उसकी पोस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर उसके जो नेक्स्ट हायर पोस्ट है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है. ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा हायर एजुकेशन का अलाउंस. तो ये हमारा फ्रेंड्स अपेंडिक्स 20 है, स्टडी लीव्स के रिगार्डिंग, स्टडी लीव 1963. ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो हमारा वॉल्यूम 1 में भी है 8.126 स्टडी लीव. इसमें हम देखेंगे कि स्टडी लीव के कैसे कैसे ग्रांट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है हमारी ग्रांट करने के लिए, स्टडी अलाउंस क्या क्या देना है, जब फॉरेन में जाए तब क्या क्या देना है, सारा कुछ वो हम डिटेल से अच्छे से और कर लेंगे. जो आज के लेक्चर में आपको मैंने 2 इंस्ट्रक्शंस करवाई हैं, एक तो हमारी 4 दिसंबर 1961 की लेटर गवर्नमेंट की और एक 18 फरवरी 1970 की, और इसके साथ आपको ये 1 अक्टूबर 2021 की. पार्ट 1
ये हो गया लेक्चर का हमारा, इसमें परमिशन और अलाउंस कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी लीव के, जब भी इसका पार्ट 2 करेंगे, स्टडी लीव के अपेंडिक्स को कवर करेंगे हम लोग। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास और कोई भी इंस्ट्रक्शंस है तो मेरे साथ जरूर शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।